कभी कभी हमारी जिंदगी में छोटी छोटी मददें इतनी गहरी छाप छोड़ जाती हैं कि उनका एहसान ता उम्र याद रहता है। रुपए का कर्ज चुकाने के लिए आईएएस अधिकारी पहुंचे अपने स्कूल टीचर के पास। फिर जो हुआ उसको जानने के लिए वीडियो पूरा देखना। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल आयुषी राठौर को सब्सक्राइब करें। आइए अब जानते हैं। एक सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़ रहे थे। धीमे धीमे में बारिश की बूंदें जमीन पर बरस रही थीं। तभी स्कूल में एक जिला कलेक्टर की गाड़ी सायरन देते हुए आकर रुकती है और सायरन की आवाज को सुनकर इस स्कूल में उपस्थित सभी स्टाफ और बच्चे हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी आज इस सरकारी स्कूल में क्यों आए हैं। उसके बाद गाड़ी से जिला कलेक्टर उतरते हैं और डायरेक्ट प्रिंसिपल के ऑफिस में चले जाते हैं। ऑफिस में पहुंचकर वह एक टीचर के बारे में जानकारी लेते हैं जिनका नाम पंकज होता है, पंकज सर के बारे में। जैसे ही वह जिला कलेक्टर जानकारी लेते हैं तो प्रिंसिपल भी हैरान रह जाते हैं कि इतने बड़े अधिकारी को एक मामूली से टीचर में इतना इंटरेस्ट क्यों हो रहा है। तो वह उनसे पूछ ही लेते हैं कि आपका उनसे क्या काम है। जिला कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं, इसलिए मैं उनके बारे में जानकारी कर रहा हूँ। तो प्रिंसिपल बताते हैं कि वह तो यहाँ से काफी समय पहले ही रिटायर होकर जा चुके हैं। अब वह यहाँ पढ़ाने के लिए नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको उनका एड्रेस निकाल कर दे देता हूँ। आप उनसे घर जाकर मुलाकात कर सकते हो। इसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, आप जल्दी से उनका एड्रेस मुझे दे दो। तो यह बात सुनने के बाद प्रिंसिपल सर और भी ज्यादा उत्सुक हो जाते हैं, ये जानने के लिए कि आखिर इतना बड़ा अधिकारी एक टीचर से मिलने के लिए इतना बेचैन क्यों है। तो वह फिर से पूछ लेते हैं कि अपने बारे में तो कुछ बताओ, क्यों आप पंकज सर से मिलने के लिए उतावले हो रहे हो और कितना पैसा आपने उनसे ले रखा है। तो इसके बाद जो जिला कलेक्टर होते हैं वह एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं और अपनी कहानी प्रिंसिपल सर को बताने लगते हैं। वह बताते हैं कि सर, कुछ सालों पहले मैं भी इसी स्कूल में पढ़ा करता था। तो एक दिन क्लास में पंकज सर ने सभी स्टूडेंट से एक सवाल पूछा कि अगर तुम सभी को 100 मिल जाएं तो तुम उन पैसों का क्या करोगे। इस सवाल के जवाब में सभी ने अपने अलग अलग तरह से जवाब दिए। कुछ स्टूडेंट्स ने तो कहा कि सर हम उन पैसों की चॉकलेट खाएंगे, तो कुछ ने कहा कि हम उन पैसों का झूला झूलेंगे, कुछ वीडियो गेम खरीदना चाहते थे, तो कुछ अपने लिए उन पैसों से खिलौने खरीदना चाहते थे। जब मेरे बताने का नंबर आया तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं तो अपनी माँ के लिए उनके आंखों का चश्मा बनवा कर दूंगा, क्योंकि वह जब दूसरों के कपड़ों की सिलाई करती हैं तो आंखें कमजोर होने के कारण उन्हें थोड़ा कम दिखाई पड़ता है और अक्सर उनके हाथों में सुई चुभ जाती है। अब इस जवाब को सुनने के बाद पंकज सर अपनी कुर्सी छोड़कर मेरे पास आते हैं और मुझसे कहते हैं कि बेटा ऐसा क्यों, तुम्हारी माँ के आंखों के लिए चश्मा तो तुम्हारे पिताजी भी बनवा कर दे सकते हैं, तो मैं उन पैसों को अपने लिए खेलने का कोई खिलौना या तुम्हारी पसंदीदा चीज भी खरीद सकता हूँ। इसके बाद वह लड़का कहता है, जो कि अब जिला कलेक्टर बन चुका था, कि सर मेरे पिताजी की मृत्यु तो बच में ही हो गई थी। पिताजी के गुजरने के बाद मेरी माँ ने मेरा पालन पोषण किया और वही मुझे पढ़ा लिखा रही हैं। वह दूसरों का घर है, मैं काम करके और कपड़ों की सिलाई करके मेरा खर्चा पूरा करती है। उनकी आंखें अब थोड़ा कमजोर हो चुकी हैं, तो अगर उनकी आंखों के लिए चश्मा बन जाएगा तो सुई में धागा डालते हुए सुई उनके हाथों में नहीं चुभेगी। अब इन सब बातों को सुनकर पंकज सर बहुत ही भावुक हो जाते हैं और बड़े ही प्यार से उस बच्चे को अपने गले से लगा लेते हैं और कहते हैं कि बेटा, जो जवाब आज तुमने दिया है उससे पता चलता है कि तुम अपनी माँ से कितनी मोहब्बत करते हो, और जहां तक मेरा अनुमान है तुम अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़े इंसान बनोगे। उसके बाद पंकज सर उस बच्चे को सारा पैसा देने की बजाय रुपये देते हुए कहते हैं कि बेटा, यह तो मैं तुम्हें अपने वादे के अनुसार दे रहा हूँ, और ये जो सारा प्यार मैं तुम्हें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ इसे भी अपने पास रखो। जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएंगे तो मुझे लौटा देना। इसके बाद कलेक्टर साहब बताते हैं कि उस दिन के बाद पंकज सर ने मेरी कई बार मदद की थी। जब स्कूल में फीस की जरूरत होती तो वह मुझे फीस देते और मेरे लिए किताबें भी दिला दिया करते थे। कभी कभी मुझे पहनने के लिए जूते भी दिला देते थे। उनके बहुत एहसान है मुझ पर। मेरी कामयाबी के पीछे उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और इसी वजह से मैं आज उनसे मिलने के लिए आया हूँ, उनके पैसों को लौटाने के लिए आया हूँ। अब इस बात को प्रिंसिपल भी सुनते हैं तो वह भी भावुक हो जाते हैं और इधर इस बात को सुनाते हुए कलेक्टर बाबू भी रोने लगते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल साहब इस स्कूल के पुराने रजिस्टर में से पंकज सर का एड्रेस निकालकर कलेक्टर साहब को दे देते हैं
उसके बाद कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर उस दिए गए एड्रेस पर जाने लगते हैं। थोड़ी देर का सफर तय करने के बाद वह इस एड्रेस पर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वह तो यहाँ से अपना घर बेचकर किसी दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए हैं। पास पड़ोस वालों से जानकारी की तो वर्तमान उनका एड्रेस भी मिल जाता है। उसके बाद कलेक्टर साहब उस शहर के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वह शहर में भी पहुंच जाते हैं और बताए हुए एड्रेस के मुताबिक एक घर का दरवाजा खटखटा है तो अंदर से एक लड़का बाहर आकर बोलता है कि जी बताइए, आपको किससे मिलना था। उसके बाद कलेक्टर साहब कहते हैं कि मुझे पंकज सर से मुलाकात करनी थी। क्या पंकज सर का घर यही है? और इस बात को सुनकर पंकज सर का लड़का हैरान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि आखिर इन्हें पिताजी से ऐसा क्या काम है, क्योंकि पंकज सर का लड़का बिल्कुल भी अच्छे स्वभाव का नहीं होता है। उसने अपने पिताजी को घर से निकालकर एक वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। वह खुद अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस घर में रहता था, लेकिन अपने पिताजी को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा था। करीब 3-4 सालों से वह अपने पिताजी से मिला भी नहीं था। उसे कोई खबर नहीं थी कि पिताजी अब कैसे हैं, जिंदा भी हैं या नहीं। तो वह पूछता है, आपको बाबूजी से क्यों मिलना है, क्या काम है? तो कलेक्टर साहब कहते हैं, मुझे उनके कुछ पैसे लौटाने हैं और इसी सिलसिले में मैं उनसे मिलना चाहता हूं। पैसों की बात सुनकर उसके दिल में लालच आ जाता है। वह कहता है, जो कुछ भी पैसे हैं आप मुझे दे दीजिए, मैं उन पैसों को उन्हें दे दूंगा। मैं उनका इकलौता बेटा हूं। लेकिन कलेक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनते और जिद करते हैं कि मुझे सच सच बताओ, वह फिलहाल रहते कहाँ हैं। तो फिर पंकज सर का बेटा सच्चाई उगल देता है कि उसने अपने पिता को एक वृद्धाश्रम में छोड़ रखा है। अब कलेक्टर साहब उनके नालायक बेटे से वृद्धाश्रम का पता पूछते हैं और तुरंत आश्रम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वह आश्रम के मैनेजर से बातचीत करके पंकज सर के बारे में पूछताछ करते हैं और उन्हें पंकज सर के कमरे का नंबर पता चल जाता है। कलेक्टर साहब अपने सिक्योरिटी गार्ड को वहीं रोककर खुद अकेले ही उस कमरे में जाते हैं। वहां जाकर देखते हैं कि पंकज सर कमरे में एक बिस्तर पर लेटे हुए हैं। उन्हें देखकर यह लग रहा था कि वह कितना बीमार और कमजोर हो गए हैं। उनके पास जाकर कलेक्टर साहब उनके पैरों को छूते हैं तो पंकज सर कहते हैं, बेटा कौन हो? मैंने तुम्हें पहचाना नहीं, यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए हो? इतना कहते हुए वह बिस्तर से उठकर बैठ जाते हैं। तो कलेक्टर साहब कहते हैं, सर मेरा नाम अनमोल है और एक समय था जब मैं आपके पास सरकारी स्कूल में पढ़ा करता था। तो पंकज सर अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालते हैं। उनकी याददाश्त अब थोड़ी कमजोर हो चुकी थी, लेकिन वह उसे पहचान जाते हैं कि यह वही लड़का है जिसको मैंने रुपये दिए थे इसकी माँ की आंखों का चश्मा बनवाने के लिए। तो वह एकदम से कहते हैं, अच्छा बेटा, जिसको मैंने एक बार रुपये दिए थे चश्मा बनवाने के लिए। इस पर अनमोल कहता है, हाँ सर, मैं वही लड़का हूं जिसको आपने रुपये दिए थे और कहा था कि इनमें से चश्मा बनवा लेना और बचे हुए पैसे अपने पास रखना। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे लौटा देना। आपने कई दफा मेरी इसी तरह से सहायता की थी और मैं आज आपके उन्हीं पैसों को लौटाने के लिए आया हूं। अब इस बात को पंकज सर सुनते हैं तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं और आंखों से आंसुओं की लड़ी टपकने लगती है। पंकज सर को रोता देख अनमोल थोड़ा सा हैरान रह जाता है। तब वह उनसे पूछता है, सर आप ऐसे क्यों रो रहे हो? उसके बाद पंकज सर अपने आप भी अपनी पूरी कहानी कलेक्टर अनमोल को बताने लगते हैं। वह बताते हैं, बेटा उस समय मैंने तुम्हें सिर्फ 200 दिए थे, जो कि तुम्हें आज इतने समय के बाद भी याद है, और एक मेरी अपनी सगी औलाद है जिसका मैंने पालन पोषण कर बड़ा किया। अपने पिता होने का फर्ज तो मैंने बखूबी निभाया, लेकिन फिर भी उससे मेरी कोई कदर ना हो सकी। वह मेरी भावनाओं के साथ खेलता रहा और मुझे यहाँ वृद्धाश्रम छोड़कर चला गया। और एक तुम भी किसी माँ के बेटे हो जिसको मैंने पैसे दिए थे। तुम आज उन पैसों को लौटाने के लिए यहाँ आए हो। अब अनमोल उनके आंसुओं को साफ करते हुए उन्हें दिलासा देता है। तो पंकज सर अनमोल से उसका हालचाल लेते हैं और पूछते हैं, बेटा अब तुम करते क्या हो? तो अनमोल बताता है, सर मैंने आगे भी अपनी पढ़ाई को जारी रखा और मेहनत मजदूरी करके अपनी फीस को जमा करता रहा, लगन के साथ पढ़ाई की और आज एक जिला कलेक्टर बन गया हूं। अब पंकज सर यह बात सुनते हैं तो अनमोल की पीठ थपथपाते हुए कहते हैं, शाबा बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया जो अपनी पढ़ाई को जारी रखा और एक कामयाब इंसान बन गए। अब इसके बाद दोनों बहुत देर तक बात करते हुए वहीं बैठे रहते हैं।
बातचीत खत्म करने के बाद जो अनमोल होता है वह पंकज सर से कहता है, सर अब आप अपना सभी सामान बैग में पैक कर लीजिए और मेरे साथ चलिए। इस बात को सुनकर पंकज सर अचंभे में पड़ जाते हैं और पूछते हैं, बेटा अनमोल, तुम मुझे यहाँ वृद्धाश्रम से कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तो कलेक्टर साहब कहते हैं, कहीं नहीं सर, मैं आपको वहाँ लेकर जा रहा हूँ जहाँ आपको होना चाहिए था। उसके बाद अनमोल वृद्धाश्रम के मैनेजर से बात करके उन्हें वहाँ से लेकर अपनी गाड़ी में बैठा आता है और सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। घर पहुँचता है तो दोस्तों, कलेक्टर साहब का बहुत ही बड़ा घर होता है। घर के अंदर उनके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही उनकी गाड़ी सायरन देते हुए गेट के बाहर आती है तो दोनों बच्चे बाहर भागते हुए आते हैं, पापा आ गए, पापा आ गए। इसके बाद अनमोल अपनी गाड़ी से उतरता है और साथ में पंकज सर को भी गाड़ी से उतार लेता है और कहता है, आज के बाद सर आपका यही अपना घर है, अब आप यहीं हमारे साथ रहोगे ना कि वृद्धाश्रम में? पंकज सर अनमोल के मुंह से इतनी बड़ी बात सुनते हैं तो हैरान रह जाते हैं और बहुत ज्यादा भावुक हो जाते हैं। एक बार फिर से उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर कलेक्टर साहब उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और चुप कराते हैं। इतने में अनमोल की माँ और पत्नी भी बाहर आ जाती हैं। उसके बाद यह सब लोग पंकज सर को अपने साथ घर के अंदर ले जाते हैं। अनमोल उन्हें अच्छे से नहला है और नए कपड़े पहनाकर उन्हें बहुत बढ़िया से अपने घर में रखता है। कलेक्टर साहब की माँ और उनकी पत्नी को पंकज सर के बारे में सब कुछ मालूम था कि कभी उन्होंने हमारे बेटे की पढ़ाई में बहुत मदद की थी और माँ का बनवाने के लिए भी 0-0 रब दिए थे। हर तरह से उन्होंने अनमोल की सहायता की थी, इसलिए माँ और पत्नी भी उनका बहुत मान सम्मान करती हैं। कलेक्टर साहब पंकज सर की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं। उनके दोनों बच्चे उनके साथ मौज मस्ती के साथ खेलते थे और धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है, क्योंकि सभी लोगों ने उन्हें बहुत प्यार और मान सम्मान दिया। अब जब पंकज सर कभी अकेले में बैठकर अपने बेटे के बारे में सोचते और फिर इस बेटे के बारे में सोचते जिसको केवल कभी पैसे देकर मदद की थी, आज उसने उन पैसों की कीमत को कुछ ऐसे अदा किया। जब भी वह इन सब बातों के बारे में सोचते तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे। लेकिन कलेक्टर साहब ने उन्हें कभी भी ऐसी कोई बात सोचने नहीं दी। समय ऐसे ही बीतता गया। अब जो पंकज सर का लड़का होता है, वह जिस जॉब को करता था उसमें कुछ धांधली करने की वजह से उस पर केस दर्ज हो जाता है। उसे इस बात का भी पता था कि उसके पिताजी वृद्धाश्रम में नहीं रहते, बल्कि एक कलेक्टर के घर में रहते हैं। वह अपने बचाव के लिए सीधा कलेक्टर साहब के घर पर पहुंचता है। वहां पहुंचने के बाद बाहर गार्ड से कहता है, इस घर में मेरे एक बूढ़े पिताजी रहते हैं, मुझे उनसे मुलाकात करनी है। उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड कहता है, आप 2 मिनट बाहर ही खड़े रहिए, मैं अंदर बात करके आता हूँ। अंदर जाकर वह गार्ड पंकज सर से कहता है, सर, एक नौजवान लड़का है जो खुद को आपका बेटा बता रहा है और आपसे मिलना चाहता है। तो वह सिक्योरिटी गार्ड से कहते हैं, तुम मुझसे जाकर कह दो मेरा कोई बेटा नहीं है, मेरा बेटा तो बहुत समय पहले ही मर चुका है। मेरा वह बेटा मेरे लिए उसी दिन मर गया था जिस दिन वह मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर गया था। देखने के बाद मुझे उम्मीद है कि आपका मन कुछ गहरे विचारों में खो गया होगा। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल आयुषी राठौर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, तो कृपया अपनी राय निष्पक्षता से कमेंट बॉक्स में साझा करें। जहां भी रहिए, हमेशा सचेत और सुरक्षित रहिए। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।